Hey everyone, this is प्रेम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 यानी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से फर्स्ट पार्ट को हमने बहुत पहले आपके लिए अपलोड कर रखा था। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने उसमें पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं, प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, स्टोमेटा कब बंद होता है, स्टोमेटा से कौन सी गैस बाहर जाती है, कौन सी गैस अंदर आती है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखी है। तो इट इज सजेस्टेड कि आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा है ना, तो इट्स टोटली ओके, क्योंकि आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है अपने आप में। आप इस वीडियो को देखने के बाद जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। इस चैप्टर में हमने हिंदी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रखे हैं आपके लिए। फोटोज वीडियोस जहां पर भी इस्तेमाल होंगे वो हमने कर दिए हैं, ताकि इस चैप्टर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाए। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। देखो एक बहुत ही साफ साफ बात कहा गया है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हम अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। भाई अब अगर शेर को कहो कि तुम्हारे एसी वाले फ्लैट में आके रहे, तो वो रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तुम्हें कहो कि तुम जंगल जाके रहोगे, तो रहोगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे मेरे दोस्त। इसलिए हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स। अब भाई हम अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए जो न्यूट्रिशन का फॉर्म है, यानी हम अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। जो जंगल में रहते हैं वो अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, अलग तरीके से खाना खाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का खाना मौजूद है हमारे अगल बगल और कितनी मात्रा में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर के पास ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। शेर के पास भाई जंगली जानवर ही तो है ना खाने के लिए, उसके पास दाल चावल थोड़ी ना है। इसलिए हमारा भोजन और उसका भोजन दोनों अलग अलग है। हमारा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग है। ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फूड और कितनी मात्रा में अवेलेबल है, और इसके साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म उस खाने को कैसे पाता है। जैसे शेर की ही बात कर ले, शेर किसी भी जानवर को जिंदा दौड़ाकर तब खाता है, लेकिन हम इंसानों की बात कर लो, हम किसी को दौड़ाकर खाते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। हम पेड़ उगाते हैं, चावल होता है, गेहूं होता है, तब जाकर हम खाना खाते हैं। तो बेसिकली कहा यह गया है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस हिसाब से हम अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, और उसी हिसाब से हमारा खान पान होता है, क्योंकि हमारे अगल बगल जो खाना मौजूद है हम वही तो खाएंगे ना। बिल्कुल सही। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई जो खाना है, चाहे वो घास हो, जैसे हम खाते हैं, हम घास ही तो खाते हैं ना। जो दाल हो गया, चावल हो गया, और रोटी गेहूं से बनती है, ये सब क्या, ये एक प्लांट है, और इन्हीं प्लांट से हमें ये गेहूं चावल सारी चीजें खाने को मिलती है। तो कहा जा रहा है कि भाई खाना चाहे ग्रास यानी घास हो, या खाना चाहे हिरन हो, इन दोनों को हम कहते तो भोजन ही है, इन दोनों को हम कहते तो फूड ही है, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी क्या है, डिफरेंसेस है, काफी अंतर है। कैसे अंतर है भाई? अंतर है कि हम खाने को कैसे एक्सेस करते हैं, और इसके साथ साथ क्या न्यूट्रिटिव अपार्टस यूज किया जाता है। देखो घास कौन खाता है? ऑब्वियसली गाय खाती है। और डियर यानी हिरन कौन खाता है? शेर खाता है। तो भाई दोनों के लिए ये जो घास है और ये हिरन है, ये दोनों के लिए खाना ही है, लेकिन गाय इसी घास को अलग तरीके से पाती है। वो चलकर जाती है, टहलती रहती है, घास के पास जाती है और उसको खा लेती है। लेकिन लॉयन क्या करता है? लॉयन डियर यानी हिरन को दौड़ा कर खाता है। तो अंतर है कि नहीं कि इन दोनों ने अपने भोजन को कैसे पाया? एक ने शांतिपूर्वक जाके घास को उठा लिया, लेकिन एक ने दौड़ा कर खाया। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है कि भाई ये दोनों अपने खाने को कैसे पा रहे हैं, इसके साथ साथ कौन सा न्यूट्रिटिव अपार्टस यूज किया जा रहा है। न्यूट्रिटिव अपार्टस क्या होता है? जैसे काऊ यानी गाय का ही देख ले, गाय सीधा घास को अपने मुंह में लेती है, चबाती है और उसके बाद पेट के अंदर डालती है। लेकिन वहीं पर शेर का देख ले, शेर क्या करता है? शेर हिरन को पहले बाहर ही मार देगा, मारकर तब वो अंदर जाकर खाता है कि नहीं? तो न्यूट्रिटिव अपार्टस दोनों का अलग अलग है। अब वहीं पर जो शेर है वो अपने दांतों का यूज करके डियर को फाड़ता है, वहीं पर जो काऊ है वो अपने दांतों का यूज करके घास को चबाती है। तो इन दोनों में काफी अंतर है तो दोनों तो भोजन ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि भाई एक जाकर हिरन को दौड़ाकर खा रहा है, लेकिन दूसरा घास को चुपके से जाकर खा ले रहा है, पता भी नहीं चल रहा किसी को।
अब देखो, नाउ देयर इज रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इस धरती पर कितने लाखों करोड़ों जानवर हैं, हम इंसान भी जानवरों में आते हैं, लेकिन हम सभी अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग तरीके का यूज करते हैं, जिस तरीके से हम खाने को खाते हैं और जिस तरीके से हम खाने को पचाते हैं, फिर एनर्जी का यूज करते हैं। भाई सभी जानवर का अपना अलग अलग न्यूट्रिशन का तरीका होता है, और इस हिसाब से हमने 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स सेलेक्ट किए हैं कि भाई 3 तरीके के न्यूट्रिशन के टाइप हो सकते हैं। जितने भी जानवर इस धरती पर है वो ज्यादा से ज्यादा 3 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। सबसे पहले तो वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो खाने को अपने बाहर, अपने शरीर के बाहर सड़ाते हैं और उसके बाद अपने पेट में डाल के उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो ब्रेड होता है, ब्रेड को तुम कुछ दिन खुला छोड़ दो तो उस पर फंगी लग जाती है। ब्रेड पहले सड़ता है, सड़ने के बाद फंगी धीरे धीरे इस ब्रेड को खत्म करती है। तो भाई सबसे पहले तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा न्यूट्रिशन होता है? इसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सैप्रोफिटिक। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना थोड़ा सा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्पेलिंग सही है, राइटिंग देख लेना। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है भाई, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबसे पहले खाना को अपने शरीर के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, सड़ाते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो फंगी है, ब्रेड माउल्ड, यानी ब्रेड को वो क्या करती है? सड़ाती है फिर खाती है। ऐसे ही ईस्ट हो गया एक ऑर्गेनिज्म है, मशरूम भी एक तरीके का ऑर्गेनिजम्स है। ये सभी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस अपनाते हैं, ये खाने को अपने शरीर के बाहर तोड़ते हैं और फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। चलो पहला तरीका तो हमने देख लिया। अब दूसरे तरीके के ऑर्गेनिजम्स में आते हैं कि जो अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। अब ये हम इंसानों के लिए कहा गया है कि भाई हम इंसान और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि सारा खाना सबसे पहले मुंह में ले लेते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसके बाद उसको शरीर के अंदर डालकर उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है। देखो ये जो दूसरे तरीके का न्यूट्रिशन हुआ जिसमें सारा खाना हम खा लेते हैं और उसको मुंह में चबाकर फिर उसको पेट में डालते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये जो दूसरे तरीके का न्यूट्रिशन हुआ इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरे तरीके का भी हमने देख लिया, लेकिन एक चीज है यहां पर, देखो यहां पर एक कंडीशन है भाई। होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जैसे हम इंसान ही हो गए, हम खाने को अपने मुंह में लेते हैं, उसके बाद उसको चबाते हैं, फिर पेट में डालते हैं। भाई एक कंडीशन है कि व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। कहा जा रहा है कि भाई हम कौन सा खाना अंदर ले सकते हैं और किस खाने को चबा के तोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का डिजाइन कैसा है और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चींटी। अब चींटी को कहो तो केला खा ले तो वो खाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी डिजाइन बहुत छोटी है, केला बहुत बड़ा है। तो हम अपने बॉडी डिजाइन के हिसाब से, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसी हिसाब से खाने को खाते हैं। अब जैसे तुम्हें ही कहो, तुम मान लो इंसान हो और तुम्हें कहो कि तुम कच्चा भैंसा खा जाओ तो नहीं खाओगे, तुम उसे पकाओगे, तोड़ोगे, काटोगे, मसाला डालोगे तब खाओगे ना। तो हमारी बॉडी टाइप और हमारी बॉडी के फंक्शंस के हिसाब से ही हम खाने को अंदर लेते हैं और उसको फिर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलो तो 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमें मिल गए। सबसे पहले सैप्रोफिटिक जैसे फंगी वगैरह हो गया, होलोजोइक जैसे हम इंसान हो गए। अब तीसरे तरीके का ऑर्गेनिजम्स हैं, सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विथआउट किलिंग देम। आप देखो, आप जो ऊपर दोनों तरीके के हमने न्यूट्रिशन का तरीका आपको बताया है, दोनों में जो भोजन होता है उसको या तो काट लिया जाता है या तो मार दिया जाता है। हम इंसान भी प्लांट्स को काट के ही तो खाते हैं ना। जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो भी जानवरों को मार के खाते हैं। लेकिन ये जो तीसरा तरीके का न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो जिंदा प्लांट या एनिमल से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है बिना उसे मारे। ऐसे तरीके के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो भाई हमारे पास 3 तरीके के न्यूट्रिशन हो गए,
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाने को अपने शरीर के बाहर तोड़कर फिर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? याद रखना, उनको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सारे खाने को अंदर लेते हैं और उसके शरीर के अंदर उसको तोड़ते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम होलोजोइक कहते हैं। और जो तीसरा ऑर्गेनिज्म हुआ जो न्यूट्रिशन अपने जिंदा प्लांट या एनिमल से पाता है, उसको हम पैरासिटिक कहते हैं। देखो, पैरासिटिक का मतलब ये होता है आपकी बॉडी से चिपक के आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले। जैसे आपने लाइस यानी जुआ, जू जो हमारा होता है वो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। जो जुआ होता है वो क्या करता है? आपके सर में रहता है, आपके बालों में रहता है और धीरे धीरे आपके बालों से न्यूट्रिशन खींचता है, वो खून खींचता है आपके शरीर से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा प्लांट या एनिमल से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करें, उनको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इट्स स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कैस्कटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, टीक, लाइस, लीचेस का भी नाम आपने सुना होगा। जो लीच होते हैं वो अगर आपके शरीर में चिपक जाते हैं तो पूरा खून चूस के ही वो फिर बाहर आते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म्स हो गए, ये सब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इस टॉपिक को आप रिपीट करके देख लेना, आपको इस टॉपिक का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एबीसीडी जरूर समझ में आ जाएगी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक में हम ये जान रहे होंगे कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को कैसे पाते हैं, फिर अपने खाने को कैसे पचाते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। तुम बोलोगे कि भैया खाना कैसे खाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बिल्कुल भाई, लेकिन तुम्हारी बॉडी किसी खाने को कैसे यूज करती है, कैसे डाइजेस्ट करती है, ये तो तुम्हें जानना पड़ेगा ना। बिल्कुल जानना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में सबसे पहले वाले टॉपिक में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे खाने को खाते हैं, फिर कैसे पचाते हैं, फिर कैसे उसका यूज करते हैं, ये जानेंगे। फिर नीचे वाले टॉपिक में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम इंसान हो गए, हम कैसे खाने को खाते हैं, कैसे यूज करते, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं ये देखते हैं। इस टॉपिक में हम दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, पहला अमीबा और दूसरा हमारा हो गया पैरामीशियम। पूरे क्लास 10th में यही दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। ये भी पूछ सकता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफरेंट। हमने ऊपर पढ़ा कि भाई हर जानवर के लिए, हर प्लांट्स के लिए खाना अलग अलग होता है और हम उस खाने को अलग अलग तरीके से पाते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, गाय अपने खाने को अलग तरीके से पाती है, वहीं पर शेर अपने खाने को अलग तरीके से पाता है। भाई खाना अलग अलग है तो इसलिए उस खाने को पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे शरीर में वो भी काफी डिफरेंट होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होते हैं? द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कहा गया है कि भाई जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो खाना होता है ना, वो खाना खाने का, खाने को डाइजेस्ट करने का, खाने को बाहर निकालने का केवल एक ही सेल होता है, क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल होता है और वही सेल सारा काम करता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे हम इंसानों का देख लो, हम इंसानों में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं, इसलिए अलग अलग पार्ट बनाया गया है जो अलग अलग फंक्शन करता है। हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वहीं पर यूनिसेलुलर के पास स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक नहीं होता, उनका यही एक ही सेल सारे खाने को लेता है, पचाता है, फिर बाहर निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, यहां से आपका आंसर चालू होगा। कहा गया है कि भाई अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। कहा जो गया है वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में कहा गया है, लेकिन है इसका मतलब बड़ा आसान। कहा गया है कि जो अमीबा है, ये जो पिक्चर आप देख सकते हो, ये अमीबा का ही न्यूट्रिशन प्रोसेस यहां पर दिखाया गया है। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है आप इस वाले फिगर को जरूर ड्रॉ करोगे और जो मैं बता रहा हूं उसको लिखोगे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ
डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ अमीबा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि भाई जो अमीबा होता है वो सारे खाने को टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर। आप देख सकते हो कि जो अमीबा है वो 2 फिंगर्स की मदद से, इन फिंगर्स को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया इन्हीं टेम्पररी फिंगर्स को कहा जाता है। तो अमीबा क्या करता है, अपने ये फिंगर्स को एक्सटेंड करता है, फैलाता है, और उसके बाद पूरा इसका जो सेल है ना वो खाने को अंदर ले लेता है एंड फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। और खाने को अंदर लेने के बाद आप देख सकते हो एक बड़ा सा जगह है जिसको हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे, और इसी फूड वैक्यूल में खाने को अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। अब जब अमीबा ने खाने को अपना फिंगर फैला के अंदर ले लिया, उसके बाद क्या होता है कि भाई जो भी अंदर का खाना है ना वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स का मतलब एक बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हो, ये जो खाना है ना इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है। तो अमीबा क्या करता है, इस छोटे से खाने के मटेरियल को अपने सेल के अंदर ही तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर अपने साइटोप्लाज्म में मिला लेता है, डिफ्यूज कर लेता है। आप देख रहे हो इस फूड मटेरियल को छोटा छोटा तोड़कर पूरी तरीके से इस सेल ने अपने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्व कर लिया। साइटोप्लाज्म का मतलब आप ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म है। तो इस खाने को जैसे ही अमीबा अपने फिंगर से अंदर लेता है, फूड वैक्यूल बनाता है ना, तो इस खाने को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है, तोड़कर अपने पूरे साइटोप्लाज्म में ये मिक्स कर लेता है। और मिक्स करने के बाद जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, भाई हमारे भी शरीर में जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो हम बाहर निकालते हैं ना सुबह सुबह, ऐसे ही अमीबा क्या करता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसको अपनी बॉडी से बिल्कुल ऐसे ही फिंगर को फैलाकर अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। आप देख रहे हो खाने को अंदर लेने का जो प्रोसेस है, पहले अपने स्यूडोपोडिया यानी फिंगर को फैलाएगा, फूड वैक्यूल बना के अपने फूड को अंदर ले लेता है, फिर उसको सिंपलर वन में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के साइटोप्लाज्म में मिला लेता है। लेकिन इस खाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाते हैं ना उसको भी वो ऐसे अपने फिंगर को खोलकर बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो जब इसके उल्टे प्रोसेस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा खाने को कैसे बाहर निकालता है। बिल्कुल इसी तरीके से फिंगर को फैलाकर अनडाइजेस्टेड मटेरियल को वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब देखो हमने अमीबा का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो तो देख लिया। अब पैरामीशियम में भी कुछ ऐसा ही होता है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो अमीबा से बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा अंतर है। अंतर कहां है कि द सेल हैज अ डिफाइनाइट शेप। अमीबा का जो सेल होता है उसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन जो पैरामीशियम का सेल होता है, होता तो एक ही सेल है पैरामीशियम के पास भी, लेकिन इसके सेल का जो शेप होता है, जो साइज होता है वो फिक्स होता है, और जो खाना होता है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट से ही अंदर लिया जाता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। मान लेते हैं कि ये है पैरामीशियम, ठीक है, मान लेते हैं ये है पैरामीशियम, और पैरामीशियम का जो सेल का साइज होता है वो फिक्स होता है। अब कोई भी खाना है वो पैरामीशियम के यहां पर है, तो क्या करते हैं, पैरामीशियम के अगल बगल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। अब इस पैरामीशियम का एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है खाने को अंदर लेने का। मान लो ये स्पॉट है, यहां से ये खाने को अंदर लेगा, तो पैरामीशियम की ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो इस सीलिया को धीरे धीरे मूव करते हैं, मूव करके यहां तक पहुंचाते हैं। फिर पैरामीशियम यहां से इस खाने को अंदर लेता है विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। अब इस सीलिया की बात कर लें जो इस खाने को अंदर लेने में मदद कर रहा है, तो सीलिया पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर फैला होता है, और यही सीलिया इस खाने को मूव करके उस पार्ट तक ले आती है जहां से खाने को अंदर लिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। एक बार वीडियो को पीछे जाकर देख लेना, आपको ये टॉपिक भी पूरी तरीके से समझ में आ जाने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6.2.4, और इस टॉपिक में हम पढ़ रहे होंगे कि भाई हम इंसान भोजन कैसे करते हैं। हमारा काम होता है कि हाथों से खाना उठाकर अपने मुंह में डाल लेना। उसके बाद क्या होता है, कैसे खाना पेट तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, कैसे हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ये सारी चीजें हम इस कमाल के टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। देखो हम जो भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो तुम खुद से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि द एलिमेंट्री कैनॉल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। देखो एलिमेंट्री कैनॉल सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो बगल में एक पिक्चर है, मुंह से लेकर एनस तक के बीच में ये जो लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनॉल। जो स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब हमारा एलिमेंट्री कैनॉल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये मुंह से लेके एनस तक की जो लंबी पाइप होती है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनॉल। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो मुंह से लेके एनस तक फैला हुआ ट्यूब है, इसमें अलग अलग हिस्सा है। सबसे पहले तो ये लॉन्ग सी पाइप दिख रही है आपको, फिर स्टमक दिख रहा, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा, फिर एनस आ रहा है। तो इस एलिमेंट्री कैनॉल के बहुत सारे हिस्से हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट यानी हर रीजन का अपना एक फंक्शन होता है, वो अपने काम को करने में बहुत माहिर होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये एलिमेंट्री कैनॉल जो मुंह से लेके एनस तक फैला हुआ है, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं, और अलग अलग हिस्से उनका अपना अलग अलग काम होता है, जो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी? कभी सोचा है कि तुम हाथ से लेकर खाना अपने मुंह में डाल लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद की चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम इस टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ रहे होंगे। तो आर यू रेडी? आइए पढ़ते हैं कि वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहा गया है कि भाई देखो हम बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। कभी हम वेजिटेरियन खा लेते हैं, कभी हम मांस मछली यानी नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं, कभी हम कोई ड्रिंक पी लेते हैं। तो ये सभी तरीके का खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। देखो मैं तुमको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखा देता हूं। आप देख सकते हो कि भाई डाइजेशन का काम ना ये इंसान के माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सलाइवा होता है जो खाने को तोड़ने स्टार्ट कर देता है। तो डाइजेशन का काम मुंह से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहां से होते हुए ये इस रास्ते से होते हुए, पेट से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पूरा ये वो रास्ता है जहां पर बीच बीच में जो ऑर्गन्स मिलते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। हमारा मुंह ये भी खाने के डाइजेशन में मेन रोल प्ले करता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को तोड़ता है, फिर सलाइवा से उसको मिक्स करता है, फिर स्टोमक में आता है, खाना और पचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना और पचता है। ठीक है, तो ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसके बीच में वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब समझ गए। तो क्या कहा गया है भाई साहब? कह रहा है यहां पर कि जितने भी तरीके के खाना हम खाते हैं वो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। ठीक है, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड to generate particles which are small and of the same texture। देखो खाने को पचाने के लिए ना हमें खाने को प्रोसेस करने की जरूरत है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ही मुंह में हम खाने को डालते हैं तो हमारा काम होता है कि हम उस पूरे फूड को छोटे छोटे और एक समान छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, चबाकर, कैसे भी कर उसको बना ले। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। वही कहा गया है कि भाई खाने को छोटा छोटा बनाने के लिए हम मुंह में खाना डालने के बाद अपनी दांतों से उसे चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट सके। यहां तक समझ में आया? सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनॉल इज सॉफ्ट, the food is also weighted to make its passage smooth। अब ये जो एलिमेंट्री कैनॉल की लाइनिंग है, मतलब परत है, आप देख सकते हो ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये बाउंड्री ये बहुत ही सेंसिटिव होती है क्योंकि ये एक मसल की बाउंड्री यानी मांसों से बनी होती है। ठीक है, तो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो कोई हार्ड खाना जो हम खाते हैं वो अगर यहां पर जाता है ना तो अटक सकता है। इसके लिए होता क्या है कि इसको गीला करना पड़ता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। इस खाने को जो हम चबाते हैं इसको गीला करना पड़ता है जिससे ये आराम से इस एलिमेंट्री कैनॉल से नीचे आ जाए। अब खाने को गीला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? When we eat something, we like our mouth waters। देखो जब भी तुम कुछ खाते हो, अभी तुम कुछ मुंह में डाल के देख लो, कुरकुरे डाल के देख लो, बिस्किट डाल के देख लो, तुम्हारे मुंह में ऑटोमेटिक वाटर आ जाता है। ये वाटर नहीं होता, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा secreted by the salivary gland। देखो मुंह में ना एक ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन होता है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है
सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है कि भाई जैसे ही हमारे मुंह में कुछ आता है चबाने के लिए ना, तो वो क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम सलाइवा होता है। वो बिल्कुल पानी की तरह लगता है, जिसको हम स्पिट कहते हैं ना, थूक कहते हैं, वही होता है हमारा सलाइवा। ठीक है, सलाइवा कहां से निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। तो जैसे ही हमारे मुंह में कुछ खाने के लिए जाता है, हमारा दांत उसको च्यू करना स्टार्ट कर देता है, चबाना स्टार्ट कर देता है, और हमारे मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि ये पानी सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। जैसे ही मुंह में कुछ खाना हमारे आता है ना, तो खाना भाई सूखा सूखा अगर एलिमेंट्री कैनॉल में जाएगा तो वो अटक सकता है। देखो कभी कभी तुम्हें खाना अटक जाता है तो तुम पानी पीते हो उसको अंदर डालने के लिए। तो भाई किसी भी खाने को गीला करना बहुत जरूरी है ताकि ये खाना आराम से पास हो सके। और इसको गीला करने के लिए हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि मुंह में ही कहीं प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक ऐसा ग्लैंड है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एक एंजाइम क्रिएट करता है जिसका नाम होता है सलाइवा। सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है और उसको गीला बना देता है ताकि खाना आसानी से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो सके। नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। देखो जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह निकालना होता है। और ये कैसे निकालेंगे हम, इफ इट इज टू बी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनॉल, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। देखो खाने को अगर तुम डायरेक्ट बिना चबाए और बिना सलाइवा से मिक्स किए इस फूड पाइप में डाल देते हो ना, तो खाना क्या होता है, इस फूड पाइप से स्टोमक तक पहुंचता ही नहीं है। हमें पानी पी पीकर इसको पेट तक पहुंचाना होता है। इसलिए सबसे जरूरी काम है कि अगर खाने को एलिमेंट्री कैनॉल में से एब्जॉर्ब करवाना है, पचवाना है, तो हमें उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और ये काम हमारा मुंह में ही हो जाता है। This is done with the help of biological catalyst called एंजाइम्स। देखो हमारे मुंह में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पेट में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और ये कैसे होता है, जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम अमाइलेस कहते हैं। आमतौर पर इसको सलाइवरी अमाइलेस कहा जाता है क्योंकि ये सलाइवा के अंदर पाया जाता है। देखो सलाइवा क्या है, सलाइवा एक फ्लूइड है जो कुछ भी खाते समय हमारे मुंह में आ जाता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेस कहते हैं। ये एंजाइम का काम क्या होता है, ये एंजाइम देखो आगे देखो लिखा गया है कि दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। देखो हमारे मुंह में जो भी खाना जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब इस स्टार्च को हमें तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम उसको एक सिंपलर शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये काम कौन करता है, सबसे पहले मुंह के अंदर ये काम करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमएलएस। ठीक है, अच्छा मुंह के अंदर तो हमने ये काम कर लिया, द फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue। देखो खाने को हम अपने मुंह में लेते हैं, दांतों से चबाते हैं और सलाइवा से मिक्स करते हैं, और खाने को अपने गाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम कौन करता है, टंग करता है। देखो कुछ भी जब तुम खाओ, देखो उसमें टंग भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है। टंग क्या करता है, खाने को दांतों तक पहुंचाता है ताकि हम उसे अच्छे से चबा सकें। चलो अब तक तो हमने देखा कि भाई मुंह में खाने का क्या होता है, उसको चबाते हैं, सलाइवा से मिक्स करते हैं। अब उसके बाद देखो क्या होता है, आगे बताया गया है कि इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। देखो खाने को ना हमें हर डाइजेस्टिव, देखो डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा यहीं चालू हो जाता है, मुंह से मैंने पहले ही बताया है, फिर स्टोमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर हमारा एनस तक पहुंचता है। तो खाने को रेगुलेटेड मैनर में, मतलब पहले मुंह में डालना है, फिर स्टोमक में आएगा, फिर इंटेस्टाइन में आएगा, फिर जाकर वो बाहर निकलेगा। इसी मैनर में हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं ताकि जो हमारा खाना है ना वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए और हर हिस्से में जाकर वो खाने को डाइजेस्ट किया जा सके। खाना सबसे पहले मुंह में जाता है, अगर मान लो डायरेक्ट खाने को हम बिना च्यू किए डायरेक्ट पेट में डाल लेना तो वो खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वही कहा गया है कि भाई खाने को एक रेगुलेटेड मैनर में रेगुलेट किया जाता है। पहले मुंह में डाला जाता है, फिर मुंह से चबाकर स्टोमक में डाला जाता है, स्टोमक अपना
काम करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है, वो अपना काम करता है। तो एक रेगुलेटेड मैनर में हम खाने को डालते हैं, तभी खाना प्रोसेस हो पाएगा, तभी खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। आगे देखते हैं कि द लाइनिंग ऑफ द कैनॉल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। एक बार हमारे मुंह में हमने खाने को चबा लिया, अब इस खाने को अंदर कैसे डाला जाएगा? आप कभी भी पानी पीते हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो गला है ना, वो आगे और पीछे एक रिदमिक मूवमेंट में मूव करता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये एक पेरियालेस्टिक मूवमेंट है, मतलब ये बार बार होने वाला मूवमेंट है। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो हमारा जो गट होता है, यानी हमारा जो गला होता है, वो इसी पेरियालेस्टिक मूवमेंट में मूव करता है, ताकि जो मुंह का खाना है वो आराम से आगे बढ़ाया जा सके, इस फूड पाइप से होते हुए इस स्टोमक तक ले जाया जा सके। आप अपने खाने को खाओ, आप खाने को खाने के बाद देखोगे कि जब आप खाने को अंदर ले जा रहे होगे ना, तो आपका जो गला है, आप इसको पकड़ के देखोगे तो एक बार आगे मूव कर रहा होगा, एक बार पीछे मूव कर रहा होगा। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये इस कैनॉल के मसल्स की वजह से होता है। कैनॉल में ऐसे लाइनिंग वाले मसल्स होते हैं, ऐसे 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 लाइनिंग वाले मसल्स होते हैं, जो खाने को धीरे 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 मूव करके इस पेट में ले जाते हैं। यहां से इस ओएसोफेगस से मूव होते हुए खाना हमारा पेट में जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। कहा गया है कि भाई फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। अब देखो, मुंह में चबाने के बाद खाने को इस फूड पाइप से, ये फूड पाइप कहा जाता है, ये स्टोमक से लेके मुंह तक का जो पाइप होता है। देखो, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो पूरे मुंह से लेकर, यहां से लेकर पूरा एनस तक फैला हो। लेकिन जो फूड पाइप होता है वो केवल मुंह से लेकर इसी स्टोमक तक पाया जाता है। स्टोमक से लेकर मुंह तक के पाइप को हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने मुंह में खाने को चबाने के बाद अब उस खाने को स्टोमक तक पहुंचाया जाता है थ्रू द फूड पाइप, या फूड पाइप को हम ओएसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, द स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब चबाया हुआ खाना इस पेट में पहुंचता है, तो जो पेट होता है ये क्या होता है? एक बड़ा सा ऑर्गन होता है जो कि खाना पहुंचते ही फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखो, पेट में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जूसेस पाए जाते हैं। तो खाना जैसे ही पेट में पहुंचता है ना, इस पेट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं जो खाने को एकदम मिक्सचर की तरह मिक्स करते हैं, और पेट में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ इस खाने को मिलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। अब देखो, जितने भी एंजाइम्स, जितने भी जूस इस स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, जो खाने को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, ये सभी जूसेस, ये सभी एंजाइम्स कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो हिस्सा है जो हमारे पेट के वॉल से चिपका हुआ होता है, हमारे पेट के वॉल से चिपका हुआ होता है, और वो अलग अलग तरीके के जूसेस निकालता है। कौन कौन से जूस निकालता है? देखो, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। ये जो हमारा पेट है, ये पेट देख रहे हो आप, ये वाला स्टोमक जो है, अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मेक इट ब्लैक। अब ये देख रहे हो आप, ये जो पेट है, ये हमारा जो स्टोमक है, आप देख सकते हो क्लियरली, इस स्टोमक में बहुत सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो चबाए हुए खाने को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। तो कहा गया है कि सबसे पहले पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ वो एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी रिलीज करते हैं जिसका नाम पेप्सिन है। देखो, याद रखना, द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड पेप्सिन। हमारे पेट के अंदर पेप्सिन रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करता है हमारे पेट के अंदर? सबसे पहले कौन सा जूस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। फिर क्या रिलीज करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, हमारे खाने में जो भी प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम पेप्सिन होता है। और पेप्सिन के साथ साथ एक और जूस या एंजाइम कह लो जो रिलीज होता है पेट के अंदर, वो होता है म्यूकस।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और म्यूकस कैसे खाने पर एक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। कहा गया है कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो पेट के अंदर अलग अलग जूसेस रिलीज करता है खाने को पचाने के लिए, वो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, ये हमारे पेट के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम which facilitates the action of enzyme पेप्सिन। देखो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पूरे पेट में रिलीज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, ये पूरे पेट के अंदर एक एसिडिक मीडियम बना देता है, मतलब पूरा पेट हमारा एसिडिक हो जाता है। पूरा एसिड पूरे पेट में फैला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है वो बहुत सारा काम करता है। हमारे खाने में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको इस पेट में ही मार दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन जो होता है, मैंने बताया ना पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इस पेट में रिलीज किया जाता है। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इनएक्टिव पेप्सिन को हम क्या कहते हैं, इसका एक अलग सा नाम है, इसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना वो पेप्सिनोजेन रिलीज करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलने के बाद यही पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे खाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को एक्टिव करता है, इसके अलावा और क्या काम करता है, ये हमारे खाने में पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया है ना उनको मार देता है। द म्यूकस, अब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम देख लिया, पेप्सिन का भी काम देख लिया कि पेप्सिन क्या काम करता है, ये हमारे खाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक और चीज निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से जिसको हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस का क्या काम होता है, देखो म्यूकस एक बेसिक सी चीज है। एसिड और बेस दो अलग अलग चीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, लेकिन जो म्यूकस होता है ना वो एक बेसिक चीज है जो कि क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में फैलता है ना तो भाई ये एसिड हमारे पेट को भी नुकसान कर सकता है। इसलिए जो पेट का जो लाइनिंग है, ये जो आउटर बाउंड्रीज देख रहे हो ना आप, इन बाउंड्रीज पर जाकर म्यूकस चिपक जाता है, जिससे एसिड इस म्यूकस तक ही रह जाता है और पेट को हार्म नहीं करता है, पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई जो चबाया हुआ खाना है वो पेट के अंदर आता है। पेट में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो 3 तरीके की चीजें रिलीज करता है। सबसे पहले वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, फिर पेप्सिन रिलीज करता है, फिर म्यूकस रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि पेप्सिन को एक्टिव करना। एक बार पेप्सिन एक्टिव हो गया तो पेप्सिन हमारे खाने में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और ये जो म्यूकस है वो एसिड से हमारे स्टोमक को बचाता है। तो यहां तक समझ में आया। आगे अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि क्या लिखा गया है। भाई साहब लिखा गया है कि वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। तुमने सुना होगा कि तुम्हारे घर के जो बड़े हैं वो ज्यादा खाना खा लेते हैं या कोई एसिडिक खाना खा लेते हैं, जैसे सिरका वगैरह, विनेगर हो गया, या कॉफी पी लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तुमने कभी सोचा एसिडिटी क्यों होती है? भाई जब हमारे पेट के अंदर, ये हमारा पेट है, जब हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ये हमारे पेट में इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में ना पूरा गैस तरीके का बन जाता है, इसी को कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होता है भाई, हमारे पेट में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैल जाता है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि तुम्हारे घर के बड़ों को आपने देखा होगा कहते हुए कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है। Is it okay? अच्छा आगे चलते हैं कि the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the smaller intestine। देखो पेट के अंदर जो जो काम होता है वो मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, पेप्सिन का क्या काम होता है, म्यूकस का क्या काम होता है। अब पेट के बाद
खाना जो होता है वो छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। आप बगल में फिगर देख सकते हो, ये पेट है, ये स्टोमक है, और स्टोमक के बाद अब खाना धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ये काम होता है स्फिंक्टर मसल का। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर मसल होता है ये खाने को स्टोमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है छोटे छोटे अमाउंट्स में। इज इट ओके? अच्छा, आगे पढ़ते हैं कि फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पेट में से जो खाना है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस खाने के साथ क्या होता है देखते हैं कि दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल which is fitted into a compact space because of extensive coiling। आप फिगर में देख सकते हो, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कहां है आप पहचान सकते हो। आप देख सकते हो जो मसल्स की क्वाइल वाला फिगर आप देख पा रहे हो ना, ये जो मसल्स है ये एकदम क्वाइल की तरह छोटे से स्पेस में भरे पड़े हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, और इस लंबे से हिस्से को छोटे से जगह में एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट किया जाता है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कॉइल फॉर्म में रहता है, मतलब जिगजैग मैनर में ऐसे छोटे से जगह में ये फिट कर दिया जाता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। देखो, जो भी जानवर हैं या हम इंसान हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग साइज में होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का खाना खाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स की बात कर ले, जो केवल घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है, काफी लॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो घास फूस होता है, जो प्लांट्स होता है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा बनाया जाता है हर्बीवोरस एनिमल्स में। देखो, ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर्बीवोरस के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस एनिमल्स। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी लंबा बनाया जाता है। वहीं पर जो मीट है, मीट को डाइजेस्ट करना काफी आसान है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लॉयन होते हैं, टाइगर होते हैं, लेपर्ड होते हैं, जो केवल मीट खाते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको मीट को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए उनके पेट के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है वो काफी छोटा होता है, काफी शॉर्टर होता है। तो अब तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है वो हम आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है ये थोड़ा सा टिपिकल है समझना, लेकिन मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। कहा गया है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब स्टोमक से खाना ट्रांसफर होकर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो भी खाना स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और यही वो जगह है, यही वो साइट है जहां पर खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कराया जाता है। स्टोमक से कुछ चीजें नहीं पच पाती हैं, कुछ चीजें नहीं डाइजेस्ट हो पाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन भी पूरी तरीके से हमारे स्टोमक में नहीं डाइजेस्ट किया जा सकता, और फैट भी स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसी जगह ये तीनों चीजें डाइजेस्ट होती हैं और हमारे ब्लड से मिक्स की जाती हैं। देखो ये काम कैसे होता है, इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज फॉर द पर्पस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर बाइल जूस निकाल कर देता है, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकाल कर देता है। इन्हीं दोनों की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर चीजें डाइजेस्ट की जाती हैं। देखो लीवर का काम क्या होता है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। देखो पेट में से जो भी खाना आता है वो HCl की वजह से एसिडिक मीडियम में होता है, यानी एसिड के रूप में होता है। अब इस खाने को बेस बनाना पड़ेगा, इसको बेस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ताकि पैनक्रियास से निकलने वाले जो प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले जूस हैं वो काम कर सके।
अब भाई इस एसिडिक मीडियम को बेस कैसे बनाया जाए, तो ये काम होता है लीवर से निकलने वाले बाइल जूस का। बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes this in addition to acting on fats। बाइल जूस सबसे पहले पेट में से आने वाले जो एसिडिक खाना है उसको बेस बनाता है, ताकि पैनक्रियाज इस खाने में से प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट कर सके। इसके अलावा बाइल जूस क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दोनों कैसे फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पैनक्रियाज और लीवर दोनों कैसे फैट को डाइजेस्ट करते हैं, वो ऐसे कि सबसे पहले जो बाइल जूस जो लीवर से निकलता है ना, वो फैट के बड़े, देखो फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बड़े बड़े गुब्बारे के रूप में प्रेजेंट होता है। आगे लिखा गया है कि फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। देखो एक्चुअल फैट को डाइजेस्ट करने का काम पैनक्रियास का ही होता है, लेकिन फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बड़े बड़े गुब्बारे के रूप में प्रेजेंट होता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। और इसके तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। देखो आगे लिखा गया है ना कि जो बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट पाया जाता है, वो इस फैट के बड़े बड़े गुब्बारों को छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि पैनक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इस फैट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न। अब देखो इस बड़े से फैट ग्लोब्यूल को छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अच्छा ये वाली जो लाइन है ये आप काट देना, क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है और आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई कैसे हमारा जो लीवर होता है वो बाइल जूस निकालता है, बाइल जूस फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। अब आगे का काम पैनक्रियास का है। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज एक जूस निकालता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सबसे पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको याद रखना। ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है इसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का होता है। देखो जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं, जो पाउडर खाते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, उसमें ट्रिप्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ताकि हम जो प्रोटीन खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और हमारे शरीर को लग सके, ठीक है। तो एडिशनल ट्रिप्सिन लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि आपके पैनक्रियास से निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर ये ट्रिप्सिन पहले से ही मौजूद होता है, जो कि हमारे प्रोटीन्स को पचाता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहला तो ट्रिप्सिन निकलता है, और ट्रिप्सिन के अलावा इसके अंदर लाइपेज एक एंजाइम है, ये भी निकलता है, जो कि इस छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट ग्लोब्यूल, यानी ये जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल है इनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप बगल में फिगर देख सकते हो, ये जो मस्कुलर सा स्ट्रक्चर, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का मतलब ऑर्गन ही होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम होता है, ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है ये हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में बदल देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये अमीनो एसिड, ये ग्लूकोज और ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, ये सब क्या हैं, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइजेस्टेड प्रोटीन, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और डाइजेस्टेड फैट का एक रिजल्ट है। जब हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो वो अमीनो एसिड बनता है, हमारा जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज बनता है, फैट जब डाइजेस्ट होता है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। तो भाई लाइपेज और ट्रिप्सिन
प्रोटीन और फैट को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर डाइजेस्ट करते हैं, और इसके बाद ये जो डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट होता है ना, वो अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। इंटेस्टाइनल जूस कहां से निकलता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लीवर और पैनक्रियास के अलावा, लीवर और पैनक्रियास के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन मौजूद होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं, और यही जूस प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। और अब इसके बाद ये जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है और ये जो फैटी एसिड है, ये हमारे ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है, फिर ब्लड हमें एनर्जी देता है। समझ में आया? देखो अब आगे इसको कैसे एनर्जी मिलती है ये भी देख लेते हैं कि द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर से जो पिक्चर दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप जूम करके देखोगे तो बिल्कुल ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे हुए होते हैं, जिनको हम विली कहते हैं। ठीक है, विली का क्या काम होता है? विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए बड़ा सा सरफेस एरिया चाहिए पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है विली। विली डायरेक्टली ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है, जो कि डाइजेस्टेड प्रोटीन यानी अमीनो एसिड, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और डाइजेस्टेड फैट यानी फैटी एसिड को ब्लड के हर हिस्से तक पहुंचाता है, हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, ताकि हमारा शरीर का जो अलग अलग सेल है वो ग्रो कर सके, एनर्जी बना सके, नए टिश्यूज बना सके और पुराने टिश्यूज, पुराने सेल्स को रिपेयर किया जा सके। ठीक है, तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि खाना कैसे हमारे पेट में जाता है, कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी अगर कोई खाना अनएब्जॉर्ब रह गया, कोई ऐसा खाना जो ना तो पेट में पचा ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया गया, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। और where more villi absorb water from this material, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी विली प्रेजेंट होते हैं। विली लार्ज इंटेस्टाइन से जितने भी वाटर, जितने भी अनएब्जॉर्ब फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उन फूड में से वाटर को निकालने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलीज का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो विली प्रेजेंट होती है वो अनएब्जॉर्ब्ड खाने में से जितना भी पानी होता है उसको निकाल देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस के थ्रू, यानी जो हमारा एनल होता है वो उसके थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं सुबह सुबह। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई एनल स्फिंक्टर, और जो अनएब्जॉर्ब्ड खाने को वेस्ट की तरफ बाहर निकाला जाता है, इसका काम कौन करता है? ये काम करता है एनल स्फिंक्टर मसल। ये एक मसल होता है जो कि अनएब्जॉर्ब्ड खाने को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं और ह्यूमन बींग्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ ली है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, जो कि अगला लाइफ प्रोसेस है। सो तब तक ख्याल रखिए अपनों का। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।